हेलो नमस्कार बच्चों, स्वागत है आपका फ्री ऑनलाइन एकेडमी पे। आज है 12 अप्रैल और यहाँ पे हम लेकर आए हैं साइंस का जो एग्ज़ाम हुआ है टर्म 1 एंड टर्म 2 का। यहाँ पे हम आपको बताएंगे टर्म 1 का आंसर की से आपको ये पता चल जाएगा कि हमारे कितने प्रश्न गलत हैं और कितने प्रश्न सही है। यहाँ पे हम सबसे पहले आपको ये बताना चाहते हैं कि आप ये सुनिश्चित करें कि ये जो आपको पेपर दिख रहा है ये आपका पेपर है या नहीं। सेम एग्ज़ाम के हॉल में इसी प्रकार का पेपर मिला था या कुछ अलग मिला था? आप कमेंट करके ज़रूर बताएंगे कि हाँ सर पेपर इसी तरह था, एकदम सेम इसी तरह। यहाँ पे कुछ सामान्य निर्देश दे दिए गए हैं जिसे आपको पढ़ना होता है। पूरे का पूरे 4-5 निर्देश हैं, तो इसे आप पढ़ लीजिएगा और पढ़े भी होंगे। तो चलिए बिना देरी किए हम यहाँ पे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3 लेकर 1 से 40 तक के प्रश्नों को, और आपको हम बताएंगे कौन से प्रश्न गलत हैं और कौन से प्रश्न सही हैं। यहाँ पे बहुत सारे बच्चों ने गलत आंसर दिया है। यहाँ पे हम आपको बता दें जिसमें जो भी आंसर सही होगा उसमें हमने घेरा लगा दिया है। घेरा लगा हुआ है, घेरा लगाने का मतलब ये समझिए कि वही उत्तर सही है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे हमने क्वेश्चन 1 को लिया है। उत्तल दर्पण द्वारा बने प्रतिबिंब कैसा होता है? उत्तल दर्पण द्वारा जो प्रतिबिंब बनता है वो सदैव वास्तविक बनता है। इन सब को हमने अच्छे से पढ़ाया है, अच्छे से कवर भी करवाया है। दूसरा नंबर प्रश्न है यहाँ पे, गोलीय दर्पण का फोक्सांतर उसकी वक्रता त्रिज्या का कितना गुना होता है? तो उसका जो फोक्सांतर होता है वो होता है 2 गुना। यहाँ पर बच्चों ने 4 गुना लगा दिया है। अगर आपने 4 गुना लगाया है तो वो गलत है भाई, ओनली 2 गुना होता है। ठीक है, यहाँ थोड़ा सा क्वेश्चन क्या किया है, घुमाया थोड़ा सा, क्या इस तरह के क्वेश्चन हमने करवाए भी है। क्वेश्चन नंबर तीसरा है यहाँ पे, अवतल दर्पण की फोकस दूरी होती है, अवतल दर्पण की जो फोकस दूरी हो तो वो ऋणात्मक होती है। ये बच्चों ने सही लगाया है। यहाँ पे यहाँ देखिए चिन्ह परिपाटी भी हमने आपको बताया था और एक टेबल भी हमने आपको ग्रुप में भी सेंड किया था कि आप इसको याद कर लेंगे। अगर आपने याद किया होगा तो सही मारा होगा, और अगर यही याद किए हैं तो हो सकता है कि आप छोड़ के आए गलत मारे होंगे। कितना में कितना सही होगा आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएंगे। हम आपको कमेंट हर रोज़ देखते हैं और प्रतिक्रिया देने की कोशिश करते हैं। अगला क्वेश्चन है, हजामत यानी कि दाढ़ी बनाने के रूप में कौन से दर्पण का उपयोग किया जाता है? तो अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है। बहुत ही आसान सवाल है, दूध पीता हुआ बच्चा बना देगा ये सब। नेक्स्ट प्रश्न है, गोलीय लेंस मुख्यतः कितने प्रकार के होते हैं? गोलीय लेंस 2 प्रकार के होते हैं, उत्तल लेंस, अवतल लेंस। दर्पण के बारे में पूछता है तो दर्पण भी 2 प्रकार के ही होते हैं। अगला प्रश्न है, उत्तल लेंस द्वारा वास्तविक आवर्धित प्रतिबिंब बनना जब वस्तु कहाँ पर स्थित होती है? देखिए ये इसमें ना इस क्वेश्चन में बच्चे बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन हो रहे हैं, तो मैं आपको बोलता हूँ कन्फ्यूजन ना हो। यहाँ पे लेंस पूछा है, दर्पण नहीं है ना। आप सोच रहे होंगे कि दर्पण, तो यहाँ पर आप क्या कर देते हैं, अनंत और एफ के बीच में रख देते हैं। ऐसा नहीं होगा, ये तो सबसे पहले गलत है, ऑप्शन ये होगा ही नहीं, चाहे लेंस हो या दर्पण हो। ऑप्शन नंबर 2 इसका सही उत्तर हो जाएगा। एफ और 2F के बीच रखेंगे तब ऐसा प्रतिबिंब बनेगा। 2 ही कंडीशन तो होते हैं और ये कंडीशन यहाँ पे पूछ लिया गया है, तो आप इसको ध्यान में रखते हुए ऑप्शन नंबर 6 का बी मारेंगे। अगला क्वेश्चन है, जब प्रकाश की किरण हवा से कांच में जाती है तो वह मुड़ जाती है, अभिलंब की ओर मुड़ जाती है। ठीक है, अभिलंब के समांतर, ये गलत मार दिया है यहाँ पे इन बच्चों ने। हम यहाँ सही किए हैं इसको, जो तीसरा नंबर है ये उत्तर सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न पे चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 8, लेंस की क्षमता का SI मात्रक क्या है? तो लेंस की क्षमता का SI मात्रक डायोप्टर है। कितनी बार हमने आपको बताया है, ऑफलाइन के क्लासेस में भी और ऑनलाइन के क्लासेस में भी। अब जो बच्चे एकदम बेवकूफ़ होंगे ना वो लगाए हैं 2 नंबर में, देखिए वाट लगा दिया। ये जो बच्चे लगाए हैं ना ये पेपर वो पढ़ के गया ही नहीं होगा। ठीक है, इसलिए ये इस बच्चा को हम बेवकूफ़ बोलेंगे, एकदम भोंद बोलेंगे, भोंद। अरे आप लोग ऐसा गलती क्यों करते? थोड़ा सा पढ़ लेते तो क्या होता। चलिए नेक्स्ट प्रश्न पे चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 9 में, हमारे नेत्र में कौन सा लेंस होता है? हमारे नेत्र में लेंस होता है, हो गया कौन? उत्तल लेंस। सही लगाया है, उत्तल लेंस होता है। देखिए उभरा हुआ रहता है, जो उठा हुआ रहेगा उत्तल लेंस, जो धंसा हुआ रहेगा अवतल लेंस। अगला क्वेश्चन है यहाँ पे 10, आंख के लेंस की वक्रता त्रिज्या को नियंत्रित करती है, कौन करती है? तो यहाँ पर कर पश्चिमाभी पेशियाँ करती है, दृष्टिपटल नहीं करता है मेरे भाई। दृष्टिपटल लगा दिए, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 11 नंबर क्वेश्चन है, स्पष्ट दृष्टि की अधिकतम दूरी कितनी होती है? तो 25 सेंटीमीटर होती है। कितनी दूरी है? तो 25 सेंटीमीटर। देखिए, और सॉरी यहाँ अधिकतम बोला है, क्या अधिकतम। और यहाँ देखिए क्या किया है इस बच्चे ने, यहाँ पे नाम नहीं बताऊंगा इस बच्चे का मैं, यहाँ पे क्या किया है 25 सेंटीमीटर, यह न्यूनतम होता है मेरे भाई। जब न्यूनतम बोलता है, हमने इसको ऑफलाइन में और ऑनलाइन में दोनों क्लासेस में कूट कूट के पढ़ाया है कि न्यूनतम बोले तो 25 लगाइएगा, अधिकतम बोले तो अनंत लगाइएगा। तो यहाँ पे भी पूछा क्या है, अनंत, तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। एक बात ध्यान में रखिए, जो भी क्वेश्चन सही हैं, जो भी उत्तर सही हैं, उसके जो ऑप्शन सही हैं उसमें हमने घेरा किए हैं, टिक नहीं लगाए। ये जो टिक लगाया हुआ है ना कोई बच्चों का है जिसका हमने पेपर यहाँ पे लिया है। ये जो है ना घेरा किया हुआ, ये हमारा सही है। तो घेरा किया हुआ सही मानना। इसका PDF जो है सो हम डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे लिंक, आप वहाँ से इसे खुद डाउनलोड करके देख भी सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 12, अवतल लेंस के चश्मे का उपयोग करके किस दृष्टि दोष को दूर किया जा सकता है?
है तो निकट दृष्टि दोष को दूर किया जा सकता है अवतल लेंस को लगा के। उत्तल लेंस को लगाइएगा तो दूर दृष्टि दोष चला जाएगा। तारों का टिमटिमाना प्रकाश के किस घटना को दर्शाता है? तो प्रकाश का अपवर्तन के कारण जो है तो तारे टिमटिमाते हैं। विक्षेपण वर्ण विक्षेपण नहीं होते हैं, ये बिल्कुल गलत है जिसने भी लगाए हैं। आगे चलिए, आगे चलेंगे। 14 नंबर क्वेश्चन है, किसी अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ क्या कहलाते हैं? तो वो कहलाते हैं अभिकारक, उत्पाद नहीं कहलाते हैं। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 15, समीकरण CaOCO3 मतलब कार्बन ये हो जाएगा CaOCO3 कैल्शियम कार्बोनेट, उसके बाद उष्मा है और एरो, फिर कैल्शियम ऑक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड, किस प्रकार की अभिक्रिया है? तो ये जो अभिक्रिया है वियोजन अभिक्रिया, क्योंकि देखिए यहाँ पे दो चीज़ें सटा हुआ है, जुड़ा हुआ है और यहाँ जाके अलग हो जा रहा है ना, तो ये है वियोजन अभिक्रिया। संयोजन वियोजन सब पढ़ाए हैं हमने। अगला क्वेश्चन चलेंगे, श्वसन कैसी रासायनिक प्रक्रिया है? तो उष्मा छेपी है, जिसमें उष्मा का उत्सर्जन होता है उसमें उष्मा छेपी कहते हैं। जिसमें ऊर्जा का उत्सर्जन नहीं होता उसे उष्मा शोषी कहते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 17, निम्न में से कौन सी अभिक्रिया नहीं होगी? तो ये वाला जो है सो कैल्शियम सल्फेट एल्युमिनियम, ये अभिक्रिया नहीं हो सकती है, बाकी सब हो जाएगी। ठीक है, आगे बढ़िए। आगे बढ़ते हुए देखेंगे क्वेश्चन नंबर 18, निम्न में से कौन संतुलित समीकरण है? अच्छा एक चीज़ देख लीजिए, यहाँ पे 17 नंबर क्वेश्चन में आपके दिमाग में चल रहा होगा कैसे सर कैसे जान गए आप? तो देखिए अगर यहाँ एक्सप्लेन करूँगा तो वीडियो लंबी हो जाएगी, है ना, तो कभी दूसरी वीडियो बनाऊंगा तो उस पर बता दूंगा। नेक्स्ट पे चलेंगे क्वेश्चन नंबर 18, निम्न में कौन संतुलित समीकरण है? तो ये वाला जो है सो ऑप्शन नंबर बी। कैसे हुआ आप खुद समझ लेना, बहुत ही आसान है, दूध पीता हुआ बच्चा बना देता है। नेक्स्ट में चलेंगे क्वेश्चन नंबर 19 है, अभिक्रिया जिंक ऑक्साइड प्लस कार्बन, और यहाँ पे दे दिया जिंक CO में किसका उपचयन हो रहा है? तो कार्बन का उपचयन हो रहा है। ये जो गलत लगा दी है ना C नंबर, ये गलत है, ऑप्शन नंबर 2 इज द राइट आंसर है। आपके कितने सही हो रहे हैं आप हमें ज़रूर बताइएगा कमेंट बॉक्स में, अगर कुछ भी डाउट है तो ज़रूर बताइएगा, नेक्स्ट वीडियो जब 1 सीख करके लाएंगे तब बताएंगे। कौन सा पदार्थ लवण लिटमस पत्र को नीला कर देता है? तो अम्ल जो है सो वो नीला कर देता है। इस बच्चे ने सही लगाया, वेरी गुड बच्चे, वेरी गुड। हाँ, अरे सर हम भी लगाए हैं सही, क्या सोचते हैं? अरे आपको भी वेरी गुड। नेक्स्ट पे चलेंगे, निम्न में कौन दुर्बल अम्ल है? तो HCl जो है सो दुर्बल अम्ल नहीं है, इसने यहाँ पे गलत लगा दिया। HCl जो है ना वो सबसे हायर पावर अम्ल है, किसका जो इसका जो होता है ना pH मान वो 1 होता है। यहाँ पे ये जो 4 नंबर में है CH3COOH, ये है आपका दुर्बल अम्ल। चलिए नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं, अम्ल के जलीय विलयन में उत्पन्न होता है, अम्ल के जलीय विलयन में H+ आयन उत्पन्न होता है, ना कि OH-। ए नंबर सही उत्तर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 22 का। 23 में चलेंगे, दही में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो ये बहुत ही ज़्यादा आसान क्वेश्चन है, लैक्टिक अम्ल। हमने ट्रिक भी बताया था, दूध दही में लैक्टिक अम्ल पाया जाता है। क्यों भाई? अरे दूध दही लाख टके की चीज़ है, लाख लैक्टिक। नेक्स्ट पर चलेंगे क्वेश्चन नंबर 24, अम्लीय विलयन का pH मान कितना होता है? तो अम्लीय विलयन का जो pH मान होता है वो 7 से कम होता है। 7 के बराबर गधा कहीं का, 7 के बराबर उदासीन है। ये क्या बताएं, इस बच्चे का नाम नहीं लेना चाहते हम, धर के बेइज्जती करते हैं इसका। चलिए खैर कोई बात नहीं बच्चे, आपने भी बहुत सही उत्तर लगाए हैं। और जो भी वीडियो देख रहे हैं ना वो ज़रूर बताइएगा हमें कमेंट में आपके कितने सही हुए। कौन अधिक क्षारीय है? तो यहाँ पे हो जाएगा क्षारीय 14। देखिए ये 12 कैसे लगा देते हैं आप लोग, जो सबसे ज़्यादा pH मान होता है वो सबसे ज़्यादा क्षारीय होगा, जो सबसे ज़्यादा कम होगा, जो सबसे कम होगा वो ज़्यादा अम्लीय होगा। इस बात को कब समझोगे? अच्छा नहीं लगता ना, ये छोटे छोटे प्रश्न आप लोग गलती करके आते हैं। व्यंजक चूर्ण का रासायनिक सूत्र क्या है? व्यंजक चूर्ण का रासायनिक सूत्र देखिए बच्चों ने 1 लगा दिया, गलत है, कैल्शियम कार्बोनेट है वो। यहाँ पे CaOCl2 होगा, कैल्शियम ऑक्सोक्लोराइड। ठीक है, क्या आप लोग करते हैं समझ नहीं आता है। तीसरा नंबर सही हो जाएगा ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 26 का। 27 है, प्रकाश संश्लेषण में ऑक्सीजन बाहर निकलती है किससे? CO2 से। प्रकाश संश्लेषण में ऑक्सीजन बाहर निकलती है किससे? CO2 से, मतलब कार्बन डाइऑक्साइड से ऑक्सीजन बाहर निकलती है। नेक्स्ट प्रश्न है, अनोक्सी श्वसन के फलस्वरूप क्या बनता है? तो अनोक्सी श्वसन के फलस्वरूप ग्लूकोज बनता है, ना कि ऑक्सीजन। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, निम्न में कौन परजीवी है? तो प्लाज्मोडियम जो है ये परजीवी है, राइजोबियम, ये कौन मार दिया भाई? सही उत्तर हो जाएगा 2। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 30, रुधिर के तरल भाग को क्या कहते हैं? तो रुधिर के तरल भाग को प्लाज्मा कहते हैं, लसिका नहीं। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न चलेंगे क्वेश्चन नंबर से, मछली के हृदय में कितने कोष्ठक होते हैं? तो 2 कोष्ठक होते हैं मेरे भाई। ये बच्चों ने सही भी लगाया है, छोड़ के आ गया, इसको लगा भी नहीं किया, छोड़ के आ गया है। तो चलिए 2 कोष्ठक, इसमें हमने ट्रिक बताए थे, इंसान के हृदय कोष्ठ में 2 होते हैं, हम दे हमारे 2, मगरमच्छ पानी में रहता है, ये सब छिबक सबका ट्रिक बताए थे हमने। जो ट्रिक पढ़े हैं ना
धड़ल्ले से मार गए होंगे भाई। मनुष्य के वृक्क एक तंत्र का भाग है जो संबंधित है किससे? उत्सर्जन से, श्वसन से नहीं। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 33, और हम लोग खत्म कर रहे हैं। मैग्नीशियम पाया जाता है किसमें? क्लोरोफिल में जो है सो मैग्नीशियम पाया जाता है। पत्तों में क्लोरोफिल रहता है, क्लोरोफिल में मैग्नीशियम पाया जाता है। याद रखिएगा भाई, भूल मत जियो, आगे के परीक्षाओं में भी काम देगा। किसमें मुकुलन विधि द्वारा जनन होता है? तो हाइड्रा में मुकुलन। गधा कहीं का, अमीबा मार दिया। अरे अमीबा में तो विखंडन होता है ना, हट। अरे हाइड्रा में मुकुलन होता है। ठीक है, आपने क्या मारा है आप हमें ज़रूर बताएंगे। नेक्स्ट प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 35। एड्स रोग किसके कारण होता है? एड्स रोग विषाणु के कारण होता है। इसमें भी हमने शायद ट्रिक भी बताए थे आपको। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 36। परागकोश में होते हैं, तो परागकोश में परागकण होते हैं, ठीक है, ना कि ब्राहदल। परागकोश, ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 36 का। नेक्स्ट प्रश्न है यहाँ पे 37। पूर्ण विकसित अंडाशय क्या कहलाता है? तो पूर्ण विकसित जो अंडाशय होते हैं वो बीजांड कहलाता है। क्या कहलाता है? बीजांड। और यहाँ पे जिसने भी लगाया है एकदम सही है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 38। अनवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत है। देखिए कितने गधे हैं लोग जो कि ऑप्शन नंबर ए मार दिया। क्या आप लोग पढ़ के जाते समझ में नहीं आता है? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अरे सोच के आप लगा लेते हो। सबसे पहले आप दिमाग लगा, अनवीकरणीय पूछा मतलब जो खत्म हो जाए। कोयला एक समय में खत्म हो जाएगा, जल खत्म नहीं होगा, सूर्य कब खत्म नहीं होगा, पवन खत्म नहीं होगा, ये सब सबसे खत्म होने वाली चीज़ें नहीं है। हाँ ये खत्म होगा लेकिन अरबों अरबों करोड़ों करोड़ों साल बाद होगा भाई। अगला क्वेश्चन चलेंगे 39 नंबर, सेकेंड लास्ट है। सौर ऊर्जा का सीधे विद्युत में बदलने वाली युक्ति को क्या कहते हैं? तो सोलर सेल कहते हैं। सौर ऊर्जा को विद्युत में बदलता है कौन? सोलर सेल। ये निप्पो सेल, ये क्या भाई आप लोग मार दिए हैं, आप लोग पढ़ के नहीं गए सच में। खैर छोड़िए, ये मेरे ऑफलाइन बच्चे नहीं हैं, ऑनलाइन बच्चे हैं, उन्हीं का पेपर हमने यहाँ सेलेक्ट किया है। अगला प्रश्न चलेंगे 40 नंबर। निम्नलिखित में से कौन मुख्यतः जैव गैस के संगठक हैं? तो मीथेन जो है सो जैव गैस के संगठन है। और यही आपका लास्ट प्रश्न हो गया। यहाँ पे आप हमें ये बताएंगे कि आपके कितने में कितने आए। अगर आपके 40 में 35 आते हैं तो यहाँ लिखेंगे सर मेरा स्कोर 40 में 35 है। ओके, तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।